चुके हैं इस चर्चा के लिए। राहुल मेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब भी कुछ ही देर में बस हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि सियासत में धरना कैसे आंदोलन करें, ये तो खैर इसी से इस पार्टी का जन्म हुआ है, आम आदमी पार्टी का। लेकिन आप लोग जो इस राह पर निकल पड़े हैं उसको किस तरह से देखा जाए? या तो आपको लग रहा है कि बस इसी से जनता वोट देगी, यानी वोट दो धरना लो, ये शुरू कर दिया अब आपने भी? अंजना जी, मुझे नहीं पता आप किस परिप्रेक्ष्य में ये वाला बयान दे रही हैं। दिल्ली की जनता की भलाई के लिए हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है प्रतिपक्ष के होने के नाते कि हम उनकी समस्या के लिए उन जनता का ध्यान जो है, सरकार का ध्यान जनता की मुश्किलात के लिए दिखाएं, वो तो है। नहीं, लेकिन अगर आज वाले विषय के बारे में आप बात कर रही हैं, लगता है आपको पता नहीं है सुधांशु जी, जरा आपको बता दूं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक तो अरुण जेटली जी के घर के बाहर जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे धरना देने, तो वहां पर बीजेपी के भी ऐसे समर्थन में अरुण जेटली के वहां पर धरनेबाजी करने लगे और जो परिस्थितियां बनी वो दिखी। मदन लाल, वो विधायक जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया था अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी पर, उनके घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है। अब अपनी बात पूरी कीजिए। पहले मदन लाल जी वाला विषय कह दूं। एक व्यक्ति वो कहता है 7 तारीख को जब तक चुनाव के नतीजे भी नहीं निकले मुझे संपर्क करा गया था और ये कहा था कि मैं आपको अरुण जेटली जी से मिला था। तो किसने करा ये नहीं पता। आप कल्पना कर सकती हैं, आप इतनी गंभीरता से इस बयान को और इस इल्जाम को लेते हैं, मैं भी हैरान हूं। 8 तारीख को नतीजे निकले हैं और ये 7 की बात कर रहे हैं। शायद सबको, अच्छा इनको क्यों अकेले करा गया? भाई आपके तो 70 जने चुनाव लड़ रहे थे, अगर करना होता भाजपा को तो ये सबको करते, आप ही को क्यों करते? सिर्फ झूठ। और सुनिए, कानून कहता है, ये तो आप मेरे दोस्त जो हैं वो बता देंगे, सीआरपीसी ये कहती है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचारी हरकत करी है तो उसकी जो है जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है। अगर किसी ने इनको रुपए ऑफर करे थे या कोई ऐसी चीज करी थी, अभी तक पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं रजिस्टर करवाया ताकि उसको सजा मिल सके? क्यों इसलिए नहीं करवाया? क्योंकि ये झूठ है। और अगर झूठी कंप्लेन करते तो इनके खिलाफ केस हो सकता था, इसलिए इन्होंने करी नहीं। अब क्या हो गया है? गाली दो, अब शब्द इस्तेमाल करो और राजनीति में विषयों को भटका दो। अब ये नई संस्कृति इनकी राजनीति की आ गई है। अगर ये संस्कृति सबको स्वीकार्य तो मैं कहूंगा, एक आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। इन्होंने 2 बयान दिए। 1400 करोड़ रुपए मीडिया ने लेके हमारे खिलाफ प्रचार करा गया, ये इन्होंने कहा था। आपने इसको गंभीरता से लिया क्या? इन्होंने ये कहा था कि देखिए, अब जब सोमनाथ भारती जी से पूछा गया, उन्होंने कहा अरे भाई आप नरेंद्र मोदी से पैसे लेके मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कानून का तरीका ना अख्तियार करके ये जो आप लोग भी मदन लाल के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप गलत है, तो आप मानहानि का केस उन पर कर सकते हैं। ये जो धरने का तरीका अपनाया गया है उससे क्या हासिल होगा? मैं दूसरी बार फिर आऊंगी, लेकिन मुझे अन्य लोगों के पास जाने दीजिए, नहीं तो ब्रेक का वक्त हो जाएगा। राहुल मेहरा जी, सवाल यही है कि जनता ने वोट दिया था कि आप काम करेंगे, लेकिन यहां पर तो धरना, अब आज आशुतोष जी ने फिर ऐलान कर दिया, कल से आप जंतर मंतर पर धरने पर बैठ रहे हैं। सवाल यह है कि काम भी होगा या सिर्फ धरनेबाजी ही होती रहेगी? अंजना जी, काम तो अब आपको अगर अभी लिस्ट गिनानी शुरू करें तो आप देखिए और ये भी कंपेयर करिए, थोड़ी तुलना कीजिए जो बाकी 3 सरकारें बनी जो हमसे पहले बनी, उन्होंने 30-35 दिन में क्या किया और हम लोगों ने क्या किया। हमने अपने हम तो सारा मुद्दे की हमारी राजनीति है, हमारी कोई रिटोरिकल राजनीति तो है नहीं जैसे भाजपा और कांग्रेस करती है, लोगों को उल्लू बनाने की राजनीति। 60-65 साल हो गए बस उल्लू बनाए जाओ, वोट लिए जाओ, लोगों को गरीब रखे जाओ, लोगों को भुखमरी में फंसाए रखो, लोगों को जब आप बोल रहे थे भाई साहब, मैं संयम से आपको सुन रहा था, आपकी सारी बातें जो बिल्कुल तथ्य जिसमें तथ्य नहीं था, मैं जो प्रश्न अगर चर्चा मैं आपके लिए नहीं आया हूं। एक सेकंड, सवाल सिर्फ इतना है और इतना निवेदन आप सबसे कि एक-एक करके बोलने पर हम एक दूसरे को बेहतर सुन पाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम इसी के साथ। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे। सवाल यही है कि दिल्ली में जो ये धरना अनलिमिटेड की अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, वो कहां तक जाएगी? एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल में कोलकाता की तस्वीर इसी तरह की रहती थी दिन रात। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, आप देखते रहिए। धरना सिटी बनाने की जो होड़ है मीम अफजल साहब, उसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि जिस दिन रेल भवन पर बैठे थे अरविंद केजरीवाल जी, उस दिन आपकी पार्टी के जो तमाम दिल्ली के नेता हैं
वो पीएचक्यू तक जा रहे थे एक आंदोलन करके। तो कुल मिलाकर ये जो धरना का खेल है, सवाल ये है कि काम के बजाय क्या सारा फोकस इधर जा रहा है, तो गुनहगार आप भी हैं। देखिए, जहां तक गुनाहगारी की ताल्लुक है, धरना प्रदर्शन तो बुनियादी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है और डेमोक्रेसी के अंदर ये एक वाजिब बात है कि धरना प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जब रूलिंग पार्टी धरना करे तो वो जरूर सोचने वाली बात होती है। इसलिए राहुल जी को ज्यादा मैं समझता हूं कि सोचने की जरूरत है। हम लोग तो जाहिर है कि इस वक्त बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? और एक सेकंड अफजल साहब, कोई काम करेंगे, बुनियादी हक है धरना करना, विरोध करना बुनियादी हक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, बुनियादी हक है। लेकिन बॉलीवुड में ना जैसे कुछ घिसे पिटे फॉर्मूले चल पड़ते हैं बीच बीच में। एक कॉमेडी डाल दो, एक आइटम नंबर डाल दो, एक ये डाल दो, एक हीरो एक हीरोइन, ये कर दो वो कर दो, ये पिक्चर हिट हो जाएगी। आप लोगों ने अब धरना को वही फॉर्मूला समझ लिया है जीतने का, सत्ता तक पहुंचने का। इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है पॉपुलिज्म के तौर पर। इस पर सवाल है। देखिए, हमारे ऊपर तो आप ये इल्जाम नहीं लगा सकती। और दूसरी बात ये कि इंडियन पॉलिटी को आप बॉलीवुड की पॉलिटी से मिलाएं, थोड़ा सा मेरे ख्याल है नाइंसाफी होगी। लेकिन ये बात जो आप कह रही हैं, इसमें किसी हद तक तत्व है कि भाई आप धरने को ये समझ रहे हैं कि पॉपुलरिज्म के लिए, पॉपुलैरिटी हासिल करने का जरिया है। इसका तो पूरा देश जानता है किसने ज्यादा इस्तेमाल किया। हमने तो नहीं किया इसका इस्तेमाल। ये तमाम आरोप अब आपकी तरफ है राहुल मेहरा जी, लेकिन मजबूरन एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपका और सुधांशु मित्तल जी का रुख करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर अभी जो लड़ाई दिख रही है दिल्ली में वो आप वर्सेस बीजेपी। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, आप देखते रहिए आज। सवाल आपसे, अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्विटर पे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वैसे ही अ धरना अ डे कीप्स रियल इश्यूज अवे। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नाकामियां सरकार की है कई मुद्दों पर, जिस तरह से टाइमलाइन तरीके से आपने बोला था, उनको छिपाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है धरनों का? अंजना जी, बहुत ही बढ़िया है जो आपने कहा, लेकिन सच से बहुत दूर। अगर आप देखें सारे मुद्दे एक के बाद एक अगर आप देख लें, अभी तो मुद्दे जो हैं वो 5 साल के थे। मैनिफेस्टो हमारा 5 साल का था, लेकिन 30 दिन की आपको मैं कहानी बता दूं। हमने कहा था हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट बिजली कंपनियों का शुरू हो चुका है। हमने कहा था हम 50% जो है रेट कम करेंगे पावर के, वो हमने टैरिफ में 50% की कटौती कर दी है। 400 तक वाला नहीं बताया था, 400 यूनिट वाला ही करेंगे ये नहीं बताया था। सरचार्ज डीआरसी की तरफ से बढ़ जाएगा ये नहीं बताया था। देखिए झूठ कितना। सुधांशु मित्तल जी के पास संयम तो रहा नहीं, क्योंकि अब वो आम आदमी पार्टी को ही अपना विपक्ष समझ लिया है उन्होंने, और समझ लिया है कि कांग्रेस तो नकारी जा चुकी है। तो उनका जो संयम, वो अपना धैर्य जो खो रहे हैं वो दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक साथ बोलने पर कोई किसी को सुन नहीं पाता है, और वैसे ही वक्त की बहुत कमी रहती है टेलीविजन में। एक और ब्रेक के लिए रुक रहे, लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। एक धरना और कल फिर एक और धरना, और लगभग हर रोज यही तस्वीर अब राजधानी की हो रही है। सवाल यही है कि पूरी सियासत क्या इसी में उलझ कर रह जाएगी, और क्या राजनीतिक पार्टियां अब ये मान रही हैं कि धरने के जरिए ही वोट मिलेगा? यही असल मुद्दा है, क्योंकि इसको अगर रास्ता बनाया जा रहा है तो मंजिल कहीं बहुत दूर ना हो जाए। सीधे रुख करते हैं तमाम पार्टियों का। सुधांशु मित्तल जी, आपसे मेरा एक बहुत सीधा सवाल है। आम आदमी पार्टी पर आरोप आप लगाइएगा आराम से, लेकिन उससे पहले जरा अपने ऊपर एक जवाब दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2013 के दिल्ली के नतीजों ने जो दिखाया है, जो धरने के जरिए एक पार्टी ने आकर सरकार तक अपनी पहुंच बना ली, उससे आपको लगना है कि अब तो बस धरने के इस धरोहर से ही सीटें मिलेंगी? अंजना जी, आप आम आदमी पार्टी और उनकी कार्यशैली को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। पिछले 1-1.5 महीने के इनके आचरण ने दिल्ली की जनता के सामने इनकी गंभीरता कितनी है, राजनीतिक परिपक्वता कितनी है और जनता के प्रति इनका समर्पण कितना, ये दिखा दिया है। आज मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ बहुत प्रमाण के साथ चीजें निकली। क्या निकली? गबन की और रुपए के दुरुपयोग की। उन्होंने क्या कहा? मुझे कोर्ट ने जो है रिलीफ दे दिए इसमें। वही सोमनाथ भारती को जब कोर्ट ने इंडाइट करा तो क्या कहा? अरे कोर्ट गलत हो गया। अराजकता की राजनीति, गुंडाई की राजनीति को आप सोचती हैं हम लोग धरने के द्वारा जो है जनता के सामने ले जाएंगे? ऐसे कुछ नहीं करने वाले। इनके कार्यशैली और इनके चाल चरित्र, चेहरा चिंतन जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। और अब ये डेस्पिरेशन में
और उस आक्रोश में कि हाय हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, अब ये इस तरह की छिछोरी राजनीति, गिरावट की राजनीति पे उतर आए हैं। हम इनके साथ, इनके स्तर पर कुछ नहीं करने वाले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजनीति गंभीर विषय है। दिल्ली की जनता के सामने उनका बिजली का संकट है, उनका पानी का संकट है, उनके सामने ठंड में मौतें हुई हैं यहां जिसकी किसी की जवाबदारी नहीं है। दसियों दिल्ली के प्रश्न हैं जिनके बारे में जनता जवाब मांग रही है। लेकिन उसको जवाब देने के लिए ये क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो, थूको, गाली दो। लेकिन आप भी धरने के लिए उतरे तो अरुण जेटली जी पर आरोप लगाने वाले विधायक के घर के बाहर आपने भी ये नहीं सोचा कि पूर्वोत्तर के छात्रों के पास कोई आपका बड़ा नेता जाए? राहुल गांधी तो बीते दिन गए थे, उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे। आपको शायद पता नहीं है, टोकनिज्म की बात आप कर रही है। हमारे सारे लोग वहां गए, सारे लोग इनसे संपर्क में, पुलिस पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम लोग इमोशनली कमिटेड है, वहां पे सब हमने काम करा। सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसके लिए कितना। अरे साहब, जिस जोश के साथ अरुण जेटली के घर के बाहर और मदन लाल के घर के बाहर दिखे, उस जोश के साथ वहां नहीं दिखे। कुछ बातें मान भी लिया कीजिए सुधांशु मित्तल जी। मीम अफजल साहब, ठीक है, इसलिए गंभीरता को कम गंभीर ना बनाइए। मीम अफजल साहब, ठीक है, मीम अफजल साहब, सवाल यह है जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि एक वक्त पर, और हालांकि अभी भी है लेकिन लेफ्ट के राज में ज्यादा था, पश्चिम बंगाल में कोलकाता शहर जैसे कई ऐसी जगह हैं जहां पर दिन रात धरनाबाजी ही होती रहती थी। क्या ये रास्ता सही है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार रेल भवन के आगे बैठ गए अरविंद केजरीवाल, अब कल जंतर मंतर पर फिर कुछ करने वाले हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धरने को सैंक्टिटी देकर क्या तमाम पार्टियां अब यही राह नहीं अपना रही हैं कि पॉपुलिज्म के लिए, अगर राहुल गांधी भी सोचते हैं कुछ ऐसा करने की, जंतर मंतर पर बीते दिन गए, तो वही हालत दिल्ली की हो जाएगी, इसकी चिंता है? देखिए, जंतर मंतर पर वो धरने पर बैठे हुए लोगों से सहानुभूति के लिए गए थे, ना कि धरना देने के लिए, तो इसमें फर्क है। दूसरी बात आपने जो बंगाल की कही, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये डेमोक्रेसी का एक बड़ा जरूरी कहना चाहिए अंसर है, उसका एक भाग है कि वहां पर विरोध जो होता है उसके करने का पुरअमन तरीके से ये एक तरीका है। और ये भारत में आज से नहीं, गांधी जी के जमाने से और हमारी जो जंग आजादी की लड़ाई है उसके अंदर भी था। और इसको अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। मेरे नजदीक इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सही विषयों पर आप धरना दें तो जरूर देना चाहिए, भूख हड़ताल भी करना चाहिए। लेकिन धरने में सैंक्टिटी देकर, एक सेकंड मीम अफजल साहब, अच्छा हुआ ये कहा आपने, एक सेकंड मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब, धरने पर सैंक्टिटी दिखाएं, बहुत अच्छी बात है, आपने साथ दिया उनका, लेकिन एंटी रेसिज्म एक अच्छा कानून लाए, शक्तिशाली उसे बनाए। दिल्ली पुलिस के अधिकारी अगर संलिप्त हैं उस बच्चे के साथ बदतमीजी में, या फिर केस एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, इन सब पर कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई की जगह अगर आप जाकर साथ दिख रहे हैं सिर्फ उस जगह पर, तो उससे क्या हासिल? इतने 6 दशकों में, कल मैं वहां पर थी, उन लोगों की यही शिकायत है कि इन 6 दशकों में आपने एक एंटी रेसिज्म कानून नहीं अच्छा देश में, और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जब इस तरह का कोई वाकया होता है, आप ये भी कह सकते हैं, देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहूंगा कि जब कोई वाकया होता है, ये बात सही है, लाजपत नगर में जिस वक्त ये वाकया हुआ कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की बात हो जाएगी। दुकानदारों ने ये सब किया, वहां पर क्या हुआ ये तो मुझे तफसील जो बताई जा रही है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे अचानक कोई बात हुई और वो समझा गया, खत्म हो गई, बच्चा उसको पिटाई विटाई हुई और घर गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये कहना कि इसमें कानून उसकी हिफाजत नहीं कर सका, ये मेरे ख्याल में बहुत सही बात नहीं है। कभी कभार इस तरह के वाकयात भी होते हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन ये साफ बताता है मीम अफजल साहब कि उन पूर्वोत्तर के छात्रों के बच्चों का दर्द आप लोग समझ ही नहीं पाए हैं। एक सेकेंड, आप उन लोगों के दर्द को समझ ही नहीं पाए हैं। राहुल गांधी का वहां पर जाना आप लोगों का कुछ न जानना इसके बारे में साफ बताता है। सर, अगर आपको ये इल्जाम नहीं है, आप इस तरह की और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड सर, उस बच्चे को उसके बाल के बारे में टिप्पणी की गई, मार मार कर पीटा गया है वहां पर। चश्मदीद ये बता रहे हैं अब तफ्तीश में, आप लोगों को पता ही नहीं है। अगर दर्द को ना समझते तो बैठ करके बात भी नहीं करते, तो फिर आप सीधे उसे नकारें। उससे अच्छा होगा कि एक एंटी रेसिज्म कानून की तरफ, फल की तरफ हम बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। राहुल मेहरा साहब, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो कह रही है मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि हम उनका दर्द नहीं अंजना, आप जो देश का हर वासी उसका दर्द समझता है, हर पार्टी समझती है। मैं तो किसी पार्टी पर भी ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो इसका दर्द नहीं समझते।
तो फिर एंटी रेसिज्म कानून की तरफ कुछ ऐसे कदम क्यों नहीं राहुल मेहरा उठ पाते, जो कि बहुत जरूरी है ऐसे वक्त पर? हल की तरफ नहीं, हम बस भावनाओं में बहकर रेटरिक, और ये आरोप आपकी पार्टी पर भी है, खूब लोगों को इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। दिल्ली पुलिस को अपने अंडर लाने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए, ये बताइए। अंजना, आपकी सारी बातें बिल्कुल सराखों पर, आप जो कह रही हैं वो बहुत ही अहम मुद्दे हैं, बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं। देखिए, मैं आपको दो चीजें शुरू में बताता हूं और फिर जो दो मुद्दे आपने उठाए हैं उसके ऊपर जवाब देना चाहूंगा। हमने जब भी कोई अनशन किया या जब भी हम सड़क के ऊपर आए तो हम मुद्दों के ऊपर आए, हम सिर्फ रिटॉरिक के लिए नहीं आए। और आप देख रहे हैं जब हम सरकार में आए उन मुद्दों को हम कैसे अंजाम पर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा मुद्दा जन लोकपाल, हमने सिर्फ उसकी खिलड़ी नहीं उतारी, हमने उसके ऊपर सकारात्मक कदम उठाकर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंडिपेंडेंट लोकपाल लेकर आए हैं, जो अब कुछ और दिनों में वो पास होने वाला है। दूसरा, स्वराज का बिल, वो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी हम लेकर आए। आपने मुद्दा उठाया एंटी रेसिज्म लॉ, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनको हम ऐसे नकार देते हैं। और नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, नॉर्थ इंडियन जो हैं हम लोग, और मैं भी एक नॉर्थ इंडियन हूं, हम साउथ इंडियन का जो लोग हैं उनके प्रति भी हमारा एक तौर तरीका है, एक रवैया है। वो उस रवैये को बदलना होगा, उसके लिए हमने क्या कदम उठाया? और मीम अफजल साहब, मेरे कहने का सिर्फ ये तात्पर्य था कि आपने कहा कानून ने हिफाजत नहीं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा ही कहा जाएगा। जब पहले ही कंप्लेन आया था, उसके बाद से मामले को सल्टाने में जो देरी हुई, जिसकी वजह से शायद उस बच्चे की जान गई है, तभी इतने सारे लोग गुस्से में वहां पर बैठे हुए हैं 3 दिन से। आप देखते रहिए आज तक। आखिरी हिस्सा है बुलेटिन का। आप तीनों से मेरी गुजारिश है, अगर छोटा छोटा बोलेंगे तो तीनों से रिएक्शन मिल पाएगा, और इसीलिए राहुल मेहरा जी, चूंकि आपकी बात बीच में रुक गई थी उस वक्त, मैं चाहती हूं आप उसका अंत करें। सवाल सिर्फ इतना है कि धरना हो, विरोध हो, लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रशासन, शासन, उन सबको दरकिनार करके हम सारा फोकस इस पर कर दें ताकि वोट मिले, 2014 में सत्ता मिले। अंजना, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं, ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहां बोल रहा हूं और मुझे पता नहीं आपने ब्रेक ले ली। दूसरा, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अनशन और धरनों से उभर के हम लोग आए हैं, क्योंकि हम जनता के बीच के लोग हैं, हम आम आदमी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम तो हर वो मुद्दा जो है, जो हम चाहेंगे कि केंद्र बिंदु बने, हम उसके लिए, चाहे हम सरकार में हो, चाहे हम सरकार में हो, लेकिन हल सरकार, चाहे हम सरकार में हो अंजना, चाहे हम सरकार में हो, लेकिन अगर हमें लगेगा कि जो गृह मंत्रालय है हिंदुस्तान का, उसने हमको सिर्फ एक कठपुतली बनाकर छोड़ दिया और फुल स्टेटहुड के नाम पर हमें सिर्फ एक कठपुतली की तरह यहां नचा रहे हैं, और हम अपने आदमियों के लिए सत्ता में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसी सत्ता हमें बिल्कुल नकारते हैं। ऐसी सत्ता को हमारी सरकार ऐसी सत्ता को बिल्कुल हजम नहीं कर सकती। हम वो सत्ता चाहते हैं जिसमें हम लोगों के लिए काम करें, ना कि अपने कुर्सी को गर्म करते रहें। ठीक है। सुधांशु मित्तल जी, आपसे मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि आगे की रणनीति कैसी होगी? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से और भी ऐसा धरना देखेंगे, या हम मानेंगे कि आप लोग की रणनीति कुछ और भी रहेगी, और नीतियों के तौर पर, या फिर क्योंकि चाय और चौपाल का जो ये आइडिया है, बड़ा पार्टी विद द डिफरेंस, सही में लग रहा है कि कम से कम एक आइडिया के लेवल पर कुछ मेहनत हुई है? अंजना जी, हमारी पहली नीति दिल्ली में तो इनके झूठ का पर्दाफाश करने की होगी। अभी आपके सामने टेलीविजन पे इन्होंने कहा मैंने 50% दाम हम लोगों ने कम कर दिए हैं। 3 रुपए 80 पैसे हमने 1 रुपए 90 पैसे कर दिए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। हकीकत ये 2 रुपए 70 पैसे थे, 3 रुपए 80 पैसे नहीं थे। आदमी देश के सामने इतना बड़ा सफेद झूठ बोल जाए, ये कल्पना मैं कर ही नहीं सकता। 2 रुपए 70 पैसे को 1 रुपए 90 करना 50% कैसे हो जाता है? शायद ये गणित इनको आती होगी, हमें नहीं आती। जहां तक देश का सवाल है, देश जो है प्रामाणिकता और विश्वसनीयता देख रहा है। वो देख रहा है एक ऐसा सुशासन जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहां पे लोगों के प्रति संवेदनशीलता होगी, और एक प्रशासनिक कुशलता के साथ देश का विकास होगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मैं सोच रही थी कि आज की डिबेट में आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया, गुजरात का नाम नहीं लिया। वक्त की कमी है। मीम अफजल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से एक लाइन में सब प्लीज। देखिए, मैं बस यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को अब धरना प्रदर्शन से ऊपर उठ करके एडमिनिस्ट्रेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल्ली के लोगों का मसलों को हल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए सिंसियरिटी के साथ, और सिर्फ बयानबाजी और इल्जाम तराशी से परहेज करना चाहिए।
क्या बात कही आपने, एकदम आदर्श बात। लेकिन शायद सभी पार्टियों को यह समझने की जरूरत है, और कांग्रेस को खास तौर पर या फिर बीजेपी को, कि सिर्फ रास्ते में रोड़ा अटकाना ही मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार उम्मीदों के लिए वोट किया है तो उनको वो मिलना भी चाहिए। आप देखते रहिए आज तक।